स्वागत है आपका विनोद अग्निहोत्री जी, नई परख के मंच पर एक बार फिर। जैसा कि हम और आप दोनों ही जानते हैं और लंबे अरसे से देख भी रहे हैं, भारतीय लोकतांत्रिक राजनीति की गति जो है बड़ी निराली है। आप एक चुनाव जीतते हैं और आपकी बल्ले-बल्ले होती है, धूम-धाम से चुनाव जीतते हैं, स्वागत-सत्कार होता है, आप खुद अपनी पीठ थपथपाते हैं, मीडिया आपकी पीठ थपथपाता है, आपकी पार्टी आपकी पीठ थपथपाती है और लगता है कि अब आपको कोई रोकने-टोकने वाला नहीं है, आप ऐसे ही प्रगति की राह पर लगातार बढ़ते चले जाएँगे। फिर अचानक घटनाएँ कुछ इस अचानक परिस्थिति इस तरह करवट लेती है कि देखते-देखते लगने लगता है कि अरे! आपकी अभी-अभी बल्ले-बल्ले हो रही थी, आप तो सब तरफ से फँसे हुए हैं और इतने ज़्यादा फँसे हुए हैं कि आपके समर्थक ही आपका विरोध करने लगे हैं। वही समर्थक जिनके दम पर आप अभी तक सत्ता पर टिके हुए थे। तो ये एक ऐसी स्थिति में नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी अपने आप को बिहार चुनाव जीतने के बाद अचानक पाने लगी है। वो विदेश नीति के मसले पे फँसी हुई है, वो वाणिज्य नीति के मसले में फँसी हुई है। वो व्यक्तिगत प्रतिष्ठा के मसले पे फँसी हुई है। एप्स्टीन फाइलों से जुड़ा हुआ जो है, वो रक्षा नीति के मसले में फँसी हुई है, जो आपकी चीन नीति है उसके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा हुआ है। मतलब ये इस तरह की स्थिति बनी हुई है। अ, अब सवाल ये है कि मोदी जी तो फँसे हुए हैं और मोदी जी इतने खिसियाए हुए हैं कि मेरठ के उनके भाषण को देख के लगता है कि वो बहुत ही विचलित हैं, मतलब इतना चीखते हुए, ज़ोर-ज़ोर से भाषण देते हुए मैंने नहीं सुना। वो बड़ी जमी हुई आवाज़ में अच्छे वक्ता हैं, जमी हुई आवाज़ में बोलते थे हमेशा। हाँ, लेकिन यहाँ तो वो मेरठ में ये कोशिश करते नज़र आते हैं कि इंडिया गठबंधन की जो दूसरी पार्टियाँ हैं, उससे कांग्रेस को अलग कर दें। जबकि इस बात का मज़ाक उनके अपने समर्थक ही उड़ा रहे हैं, जो पिछले 10 साल से उनकी गिरदावरी गा रहे थे। लेकिन इस परिस्थिति का विपक्ष किस तरह लाभ उठाएगा, ये एक सवाल अभी भी है। मोदी के साथ जो हो रहा है, वो उनकी गलतियों की वजह से हो रहा है, उनकी अपनी समस्याएँ हैं। सवाल ये है कि विपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में और अन्य क्षेत्रीय शक्तियों के नेतृत्व में इसका लाभ किस तरीके से उठाएगा? विपक्ष के तरकश में कौन-कौन से तीर हैं? इसके बारे में आप अपनी राय बताइए नई परख के दर्शकों को, ये बहुत ज़रूरी है। सब लोग इस बात के बारे में जानना चाहते हैं और ये अभी स्पष्ट नहीं है। विनोद जी। नमस्कार भाई जी। धन्यवाद ये नई परख को बुलाने के लिए। देखिए बिल्कुल आपने सही कहा कि जब लोकसभा चुनाव हुए और भारतीय जनता पार्टी नीति एनडीए गठबंधन 400 पार के बजाय 240 पे आके अटक गया और हुँ, 293 कुल की संख्या थी, तो बड़ा निराशा का वातावरण बना था सत्तारूढ़ गठबंधन में। जी। लेकिन उसके और विपक्ष बहुत उत्साहित था। लेकिन उसके बाद जितने चुनाव हुए विधानसभा के, हरियाणा, महाराष्ट्र खास हुँ, करके और बिहार और हुँ, दिल्ली, इन 4 चुनावों में जिस तरह एनडीए गठबंधन ने दोबारा अपनी वापसी की, तो एकदम जो आपने कहा कि फिर चुनाव जीतते लगे, बल्ले-बल्ले होने लगी, पार्टी में भी होने लगी, बाहर भी होने लगी, सब जगह होने लगी। तो लगा हुँ, कि अब जो सत्तारूढ़ गठबंधन है मोदी जी के नेतृत्व में, भाजपा के हुँ, नेतृत्व में, वो अजेय हो गया, हुँ, फिर से एक बार अजेय हो गया। और खासकर बिहार चुनाव के बाद तो ऐसा लगा कि अब कोई चुनौती बची नहीं, क्योंकि हुँ, ये माना जाने लगा कि इसके बाद बंगाल भी ये जीत लेंगे और आसाम भी जीत लेंगे और केरल में भी कुछ कमाल कर देंगे और तमिलनाडु भी गठबंधन जीत जाएगा। तो ये ऐसी ऐसी भावनाएं, ऐसी धारणाएं बनने लगी थी। लेकिन अचानक समय कहें या कुछ इस सत्तारूढ़ गठबंधन की अपनी समस्याएं, अपनी चुनौतियां, अपनी गलतियां जो भी है, कि एकदम से समय जैसे बदलता हुआ नजर आ रहा है। अब तो आप सबसे पहले शुरुआत होती है नरवणे जी की किताब से। जो जनरल नरवणे की किताब का जिक्र लोकसभा के चुनाव संसद लोकसभा में आया, राहुल गांधी ने शुरू किया वहां से। और उससे जो इस सरकार की एक राष्ट्रवादी छवि थी कि प्रखर राष्ट्रवादी, घर में घुस के मारेंगे, उसको एक डेंट लगा। हालांकि वो किताब के अंश पहले भी छपे थे, कैरबन मैगजीन में और इंडियन एक्सप्रेस में स्टोरी आई थी, लेकिन सार्वजनिक विमर्श में वो चीज पहली बार इतनी प्रमुखता से आई जब संसद में, लोकसभा में राहुल गांधी ने उसको उठाया और सत्ता पक्ष ने उनको बोलने नहीं दिया और सारा वो मामला रिकॉर्ड से निकाल दिया गया। और यहाँ तक किरण रिजिजू जो संसदीय कार्य मंत्री, वो तो इतनी बड़ी गलती करने जा रहे थे जिसको जगदम्बिका पाल ने संभाल लिया कि वो बोले कि राहुल गांधी इसको ऑथेंटिकेट करें, इसको सत्यापित करें। और राहुल गांधी तैयार हो गए वो करने के लिए। किरण रिजिजू भूल गए कि सत्यापित तो वही चीज की जाती है जो रिकॉर्ड पे होती है, और अगर एक बार सत्यापित हो गई तो रिकॉर्ड पे आ जाएगी, और रिकॉर्ड पे आने का मतलब तो वो इंस्टीट्यूशनल मेमोरी भी पक्की हो जाएगी, पुख्ता हो जाएगी। वो तो जगदम्बिका पाल का जो विधायी अनुभव था, उन्होंने उनको बचा लिया
लेकिन राहुल गांधी ने उस मामले को यूं ही नहीं छोड़ा कि पार्लियामेंट में नहीं बोलने दिया गया तो उसको छोड़ देते। उन्होंने उसके बाद अगले दिन भी वही प्रयास किया और फिर वो किताब, तर्क दिया गया था किताब नहीं छपी तो किताब की प्रति लेकर के आ गए और उसके बाद उन्होंने संसद के बाहर लगातार इस मुद्दे को उठाया और उनके इस प्रयास से वो जो पन्ने थे किताब के जिसको लेके सरकार को असहजता थी, दिक्कत थी, परेशानी थी और किताब को छापने की अनुमति अभी तक नहीं मिली, वो पन्ने सोशल मीडिया के जरिए लगभग हर व्यक्ति के सोशल मीडिया अकाउंट में पहुंच गए। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, एक्स पर जो भी जिसके पास जो है और जो चीज सरकार दबाना चाहती थी वो बजाय दबाने के वो और ज्यादा साया हो गई। अगर वो बोल लेने देते राहुल गांधी को और बाद में भले रिकॉर्ड से हटा देते तो शायद वो बात आई गई हो जाती, लेकिन वो जिस तरह रोकने की कोशिश की गई तो वो उससे एक वातावरण बना और उसके बाद जब बजट स्पीच शुरू हुई इसी सत्र में तो बजट सत्र में राहुल गांधी ने फिर मोर्चा संभाला और मोर्चा संभालते ही उन्होंने सबसे पहले जिक्र किया इसका एफ-15 फाइल का, हरदीप पुरी का जिक्र किया, अनिल अंबानी का जिक्र किया, आपत्ति की उन्होंने स्पीकर ने तो उन्होंने कहा चलिए वो नहीं है तो हरदीप पुरी तो मंत्री है। उसके बाद अभय जी और कमाल हुआ, कमाल ये हुआ कि हरदीप पुरी ने उस मामले को उन मीडिया के उस हिस्से में जिसको हम मुख्य धारा का मीडिया कहते हैं वो जो एफ-15 फाइल का नाम लेने से बच रहा था, हरदीप पुरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसके विमर्श में भी उसको ला दिया क्योंकि जब हरदीप पुरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो सारे चैनलों ने उसको दिखाया। जब उसको दिखाया तो जाहिर वो सफाई दे रहे थे कि मैं तो 4 बार मिला हूं एफ-15 से और वो, लेकिन उसके बाद पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो सारी पोल खोल दी कि वो सर तो 14 बार पोल मिले खुल और गई, पूरी तरह पोल खुल गई। हाँ 62 ईमेल है इनके और पूरा जो और वो सारा जो है सार्वजनिक विमर्श में बड़ी प्रमुखता से आ गया और तो जो इन दो चर्चाओं से सरकार बचना चाहती थी, नरवणे जी की किताब और एफ-15 फाइल वो दोनों सार्वजनिक विमर्श में खूब तेजी से फैल गई। और तीसरा मामला आया जो अचानक सरकार ने भारत और अमेरिका जो समझौता व्यापार समझौता है उसकी घोषणा कर दी कि वो सहमति बन गई है, फैक्ट शीट जारी हो गई है। पहले ट्रंप ने उसको ट्वीट की अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डाला और फिर मोदी जी ने डाला, उससे वो पुख्ता हो गई बात। वो एक मौका विपक्ष को और मिल गया और वो जो फैक्ट शीट व्हाइट हाउस ने जारी की और ज्वाइंट स्टेटमेंट जो आया उसको लेकर के राहुल गांधी ने सरकार पर सीधा सीधा आरोप लगा दिया कि इस सरकार ने किसानों के हितों से और देश के हितों से समझौता किया है और उसके बाद उन्होंने गंभीर आरोप लगाए। हालांकि सरकार सत्ता पक्ष ने राहुल गांधी को रोकने के लिए निशिकांत दुबे को आगे किया और वो किताब लेके आ गए, एक प्रतिबंधित किताब जिसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन उससे भी फजीहत ही हुई सरकार क्योंकि जब वो किताब की जो इंदिरा गांधी और नेहरू जी को तो जी, की छवि को लेकर ये जो आप ब्यौरा दे रहे हैं, ये जी बहुत अच्छा आपने ब्यौरा दिया और सिलसिलेवार दिया, इससे लोगों को काफ़ी जानकारी भी हुई। मेरा निवेदन ये है आपसे कि ये मैं उसी पे आ परिस्थिति रहा हूँ। हाँ, वो दरअसल हाँ अब इससे परिस्थिति वो बनेगी, उसकी राजनीति का विपक्ष मैं कैसे लाभ उठाएगा? जी। मैं उसी पर आ रहा हूँ जी, मैं तो खाली एक पृष्ठभूमि बता रहा था जी, जी, जी। ताकि जी, जी, बहुत अच्छा। हमारे हाँ, दर्शकों को समझने में आसानी लगे। हुँ, तो और उन्होंने कोशिश की कि सब्सटेंटिव मोशन लाके राहुल गांधी संस्था खत्म की जाएगी, राहुल गांधी को हमेशा के चुनाव लड़ने पे रोका जाएगा। हुँ, सत्ता में जो है उनके बारे में आम धारणा है कि वो डेटिटिक्स डिपार्टमेंट जो हुँ, सदस्य हैं। जी। हर पार्टी का है वो हर समय आ गया। उसमें जो राहुल गांधी को जिस तरह घेरने की कोशिश की विपक्ष ने, सत्ता पक्ष ने, उससे राहुल गांधी की एक बार फिर छवि ये बनी कि वो सरकार से लड़ते हुए नजर आए आक्रामक तरीके से हुँ, और रही सही कसर पूरी कर दी। एआई कॉन्फ्रेंस में एआई का शिखर सम्मेलन था, उसमें दो बड़ी घटनाएं हो गई। एक तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी का जो सो कॉल्ड मुद्दा उनका जो रोबोट था, रोबोडॉग जो था, जो चीन या ने बाद उसके में ही बताया कि उनका कहते हैं। है, जिससे बहुत फजीहत हुई और दूसरा जो यूथ कांग्रेस के लोगों ने प्रदर्शन किया वहां पर। इन दो घटनाओं ने एआई कॉन्फ्रेंस को लेकर के भी सरकार को बहुत ज्यादा असहज कर दिया। अब आपका जो प्रश्न है मूल पर कि विपक्ष का लाभ कैसे उठाए, देखिए विपक्ष इसका लाभ सबसे बड़ी चुनौती मैंने सत्ता पक्ष की तो बात की है। आपने मेरठ की रैली का जिक्र किया मोदी जी के भाषण का जिसमें वो कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के दलों को अलग करने की कोशिश कर रहे थे जी। और उसका आधार बना रहे थे वो एआई हुँ, में जो प्रदर्शन किया यूथ कांग्रेस का।
और कह जी, रहे थे जिस तरह कांग्रेस ने ये नंगापन दिखाया है, ये विपक्ष के दूसरे दल जो है साथ नहीं है। लेकिन जी, अगली जो लड़ाई हो रही है चुनावी, वो तो विपक्ष के उन्हीं दलों के साथ बीजेपी की है। पश्चिम जी। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के साथ लड़ाई है, हुँ, आसाम में कांग्रेस के साथ लड़ाई की, केरल में जी, कांग्रेस और बीजेपी तीनों, तमिलनाडु में जो इंडिया गठबंधन बनाम एनडीए की लड़ाई है। तो अब अगर आप जी, अलग करने की कोशिश भी करेंगे तो ये दल अलग कैसे होंगे? अब तो कॉमन हुँ, जो विपक्ष के जो घटक दल हैं, उनका सामने जो कॉमन प्रतिद्वंदी है, समान प्रतिद्वंदी तो बीजेपी है, एनडीए है। तो ऐसे में जी, विपक्ष की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि ये जो मुद्दे इस वक्त सरफेस में हैं, जो सार्वजनिक विमर्श में हैं, उनको किस तरह चुनावी मुद्दा बनाए। पश्चिम बंगाल में, हुँ, केरल में, आसाम में, हुँ, तमिलनाडु में, ये 5 जो बड़ा पुचवारी भी है, छोटा राज्य है, छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन राज्य है जो तमिलनाडु, केरल, हुँ, आसाम, पश्चिम बंगाल, ये 4 जो है। हुँ, यहाँ पर विपक्ष इन्हीं मुद्दों को में संसद में राहुल गांधी ने शिद्दत के साथ प्रमुखता से तो चुनावी मुद्दा कैसे बनाए विपक्ष, और अगर उनको हुँ, चुनावी मुद्दा बनाकर लिए को हुँ, रख जाते हैं तो विपक्ष का बड़ा काफी भारी दिखाई पड़ेगा, और वो उसके जो नतीजे होंगे, ये मुद्दे उन नतीजों को भी प्रभावित कर सकते हैं। कि ये जनता से जुड़े मुद्दे अभी जो अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है, जिसमें ट्रंप के टैरिफ को उन्होंने खारिज कर दिया। अब ट्रंप ने 10% और 15% का लगाया है, लेकिन उन्हें स्थिति स्पष्ट नहीं है कि भारत का जो 18% का टैरिफ है उसकी क्या स्थिति होगी। राहुल गांधी इसको मुद्दा बना रहे हैं, वो बार बार कह रहे हैं कि मोदी जी इस डील को कैंसिल करें, जिस तरह अन्य देशों ने उसको रिविजिट किया है, रिव्यू किया है, भारत भी रिव्यू करे। भोपाल में भी कार्यकर्ताओं को सम्मेलन करते हुए किसान पर चौपाल करते हुए तो उन्होंने चुनौती दे दी सीधे सीधे। राहुल गांधी ने भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि इंडो अमेरिकन डील को लेकर के वो क्या रुख अपनाती है, टैरिफ को लेकर के, इसको लेकर के क्या अगर वो रिव्यू करती है, कुछ चीजें जो आपत्ति अगर नहीं हटाती है और वैसी ही जैसी डील की घोषणा हुई है वही रहती है, तो विपक्ष को पूरा मौका मिल जाएगा ये मुद्दा उठाने का कि देखिए ये यहाँ हुँ, सरकार ने समझौता किया है, और सीधे सीधे उसका असर, उसका हमला प्रधानमंत्री जी पर होगा। तो जी, ये विपक्ष के पास एक मुद्दों का मुद्दे एक हथियार के रूप में आए हैं। ये जो हुँ, मुद्दे हैं, चाहे नरोड़ा जी की किताब हो, एप्स्टीन फाइल का मुद्दा हो, हरदीप पुरी का मसला, क्योंकि देखिए एप्स्टीन फाइल में दुनिया भर में इस्तीफे हो रहे हैं। इंग्लैंड में तो हाँ, गिरफ्तारियां हुई हैं 2 लोगों की, बिल एक उनके राज परिवार के और एक राजदूत, पूर्व राजदूत की। भारत में कुछ तो आखिर लोगों को समझ में तो आता है, सोशल मीडिया का जमाना है, कि दुनिया में जब इस पे कार्रवाई हो रही तो भारत में एक अगर मंत्री का नाम आ रहा है और वो सारी चीजें की कैसे उनकी घनिष्ठता थी, तो वो चीजें उस पर अगर सरकार कुछ नहीं करती है तो सरकार पर उंगलियां उठेगी, सवाल उठेंगे। सरकार देखिए, अभय जी आप तो पुराने हैं, इंदिरा गांधी को भी ऐसी गलतफहमी हो गई थी। हुँ, 1971 की लड़ाई जीतने के बाद श्रीमती गांधी 1971 का चुनाव बहुत बहुमत से जीती थी। फिर दिसंबर में बांग्लादेश बना दिया और पाकिस्तान को करारी चोट दे दी, अमेरिका को बड़ा जवाब दे दिया मुंह तोड़। तो उनकी छवि जो दुर्गा वाली बनी थी, उससे उनको भी एक गलतफहमी हुई, और उसके बाद आप याद करिए कि वातावरण कैसे बदला, हुँ, और वो रेल हड़ताल, और फिर वो जयप्रकाश आंदोलन, और जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला, इमरजेंसी, और आखिर उसकी परिणति 1970 हुई थी आकर। हुँ, तो किसी भी बड़े नेता को, किसी भी पार्टी को, किसी भी संबंधन को दुनिया में जब ये गलतफहमी हो जाए कि जनता को टेकन फॉर द ग्रांटेड ले ले, वो सोचने लगे जनता उनकी हर बात को स्वीकार कर लेगी, तो तमाम समस्याएं आती है। एक और मुद्दा है जिस पर मैं चर्चा करना चाहूंगा, वो है उत्तर प्रदेश के चुनाव 2027 में होने हैं। अभी 5 राज्यों के चुनाव तो इसी साल होने हैं, जो मैंने अभी इसके बताया। ऊपर आएँगे फिर उसके बाद विनोद जी अभी जी, इसके ऊपर आएँगे, ये भी महत्वपूर्ण मुद्दा है, हम लोगों की मेरे जी। दिमाग में है कि मैं आपसे इस पे ज़रूर चर्चा करूँगा। तो मेरा कहने का राहुल मतलब है कि गांधी इन का मुद्दों एक को हथियार हथियार के रूप में कैसे विपक्ष इस्तेमाल करता है, जी, जी। राजनीतिक एक हथियार के सेकंड, रूप एक में। सेकंड मनोज जी, अभी राहुल गांधी ने कल एक किसान महापंचायत की भोपाल और में उसके अंदर हाँ, किसान महापंचायत की। इसके बाद में जब संसद का यही सत्र जब दोबारा मार्च में शुरू होगा, उससे पहले वो 2 किसान महापंचायतें और करेंगे। इससे पहले उन्होंने संसद भवन के अंदर किसान नेताओं के साथ मुलाकात की उन्होंने। और इससे लगता ये है कि वो एक किसान आंदोलन का मीज़ान बना रहे हैं।
उनकी कोशिश है कि एक बड़ा किसान आंदोलन जो इंडो अमेरिकी डील है उसके खिलाफ एक किसान आंदोलन खड़ा हो। और अगर नरेंद्र मोदी ने कृषि के क्षेत्र को अ, ट्रंप से नहीं बचाया, अमेरिका की मैकेनाइज्ड खेती की आंधी से नहीं उसकी रक्षा की और उसको उसी तरह जो लग रहा है कि खोलेगा, इस तरह खुलता चला गया, क्योंकि अभी एंटरिम डील साइन होगी। एंटरिम डील के बाद पूरी डील साइन होगी। उसी से बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा क्या करना है, क्या नहीं करना है। अब जैसे कि बाजार में खबरें उड़ रही हैं कि दूध के दाम ₹20 पर प्रति लीटर गिरने वाले हैं। अगर दूध के दाम अमेरिकी दूध आ जाएगा तो दूध के दाम गिर जाएँगे, दूध के दाम गिर जाएँगे तो दूध जो डेयरी फार्मर हैं उनका कबाड़ा हो जाएगा। ये होने वाला है कि जो सोयाबीन है वो ₹1500 पर क्विंटल उसका दाम गिरने वाला है सोयाबीन का, क्योंकि जीएम सोयाबीन, जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन आएगी अमेरिका से। तो उस सोयाबीन का पूरा महाराष्ट्र, पूरा मध्य प्रदेश किसान तबाह हो जाएँगे उससे। तो एक बहुत भयानक स्थिति निकलने वाली है। इस भयानक स्थिति गर्भ से किसान आंदोलन निकलेगा, निकलना चाहिए और राहुल गांधी उसी की कोशिश करने में लगे हुए हैं। ये मुझे एक दिखाई पड़ रहा है। देखिए, आपको क्या लगता है इसमें इस तरह से उनको कामयाबी मिल सकती है कि पिछले किसान आंदोलन से विपक्ष ने अपने आप को दूर रखा था? देखिए पिछला किसान आंदोलन इस किसान आंदोलन में एक फर्क होगा। पिछला किसान आंदोलन जो है वो स्वतः स्फूर्त किसान आंदोलन था और जब केंद्र सरकार 3 कानून लेकर के आई थी, तो अचानक जो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान संगठन थे, उन्होंने उस आंदोलन को स्वतः स्फूर्त चलाया था और घोषणा कर दी थी कि ये अराजनीतिक आंदोलन है, कोई राजनीतिक दल इसमें शामिल ना हो और उसको अपने मंच पे नहीं लाएंगे। तो इसलिए उसमें कोई राजनीतिक दल प्रकट रूप से नहीं गया था। राहुल गांधी ने समर्थन किया था। हुँ, सोशल मीडिया के के जरिए संसद में सवाल उठाए थे, समर्थन किया था। कुछ किसान मिलने आए थे, ये रवनीत सिंह बिट्टू लेकर के आए थे जो बीजेपी में है, आप याद करिए हुँ, पंजाब के किसानों को। लेकिन प्रकट जी, रूप से वो किसान आंदोलन अराजनीतिक था और उसने सरकार को करीब 20 महीने तक दिल्ली को घेरा और सरकार को आखिर झुकना पड़ा। ये जो किसान आंदोलन जैसी तैयारी राहुल गांधी कर रहे हैं, क्योंकि ये जो एक तो किसान चौपाल उन्होंने महापंचायत जो है उन्होंने भोपाल में कर दी, दूसरी वो करने वाले हैं यवतमाल में, जो विदर्भ का इलाका है, नागपुर। देखिए आप ये देखिए राहुल गांधी का जो निशाना है, मध्य प्रदेश में किया उन्होंने, कि मध्य प्रदेश सोयाबीन की खेती के लिए जाना जाता है। सोयाबीन की जो खेती है वो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में होती है। हुँ, तो इसलिए उन्होंने पहला, क्योंकि सोया उसमें जो एग्रो प्रोडक्ट्स हैं, जो फैक्ट शीट है उसमें सोया बहुत प्रमुखता के साथ उसका उल्लेख है। जी, उसके बाद अगला जो है वो यवतमाल में है, जहां कपास और सोयाबीन दोनों किसान, हुँ, विदर्भ में ही सबसे ज्यादा आते हैं किसानों ने की। इसमें वहां नागपुर के पास भी यवतमाल है और तीसरी गंगानगर में कर रहे हैं वो 3 राज्यों का सीमावर्ती क्षेत्र है तो राजस्थान में, लेकिन वहां पंजाब और हरियाणा हुँ, उनकी भी सीमाएं लगती हैं। हुँ, तो राजस्थान में भी, महाराष्ट्र में कपास और सोया और राजस्थान में सोया और मक्का हुँ, हुँ, उसका जो है, और पंजाब में भी मक्का। और तो चूंकि जो अभी उल्लेख हुआ है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का, कृषि उत्पादों का, उसमें सोयाबीन, मक्का, कपास इनका प्रमुखता से उल्लेख है उस फैक्ट शीट में। तो इसलिए राहुल जी, गांधी उसको टारगेट कर रहे हैं। दूध का शायद डेयरी प्रोडक्ट का स्पष्ट नहीं है कि उसकी क्या स्थिति है, क्योंकि अभी फैक्ट शीट में उसका उल्लेख उस तरह से नहीं किया गया है। लेकिन जैसा आप कह रहे हैं कि अगर 20 रुपए तक दाम गिरते हैं तो जाहिर है तभी गिरेंगे जब इस तरह की कोई हुँ, सप्लाई चेन आएगी बाहर से, अमेरिकन। तो हुँ, हो सकता है मोदी जी चूंकि नैरेटिव बदलने में काफी विशेषज्ञ है, वो कहें शहर के लोगों को लुभाने में, उपभोक्ताओं को, देखिए हमारे समझौते से जो है दूध के दाम गिर गए, माए अपने बच्चे को अब सस्ता दूध पिला सकती हैं, और वो एक नैरेटिव बना सकते हैं। लेकिन ये नैरेटिव शहर में तो बन जाएगा, लेकिन जो किसान दुग्ध उत्पादक है, खासकर उनका जो अपना राज्य है, जो आपका अमूल का प्रोडक्ट है और जो आपका कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन और सारा जो श्वेत क्रांति का जो राज्य रहा वो हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश, ये सारे दुग्ध उत्पादक राज्य हैं, उनके आर्थिक तो प्रभाव पड़ेगा। तो वो बड़ा एक ग्रामीण भारत का एक बड़ा संकट होगा अगर ऐसा होता है तो। जी, तो इसलिए वो भी एक जी, चुनौती सरकार सामने, और राहुल गांधी उस पूरे उसको बार वो उसको कांग्रेस के नेतृत्व में करना चाहते हैं।
क्योंकि पिछला किसान आंदोलन राजनीतिक था, तो उसका कोई बहुत राजनीतिक लाभ विपक्ष को नहीं मिला। आप देखिए, जिन जिन राज्यों को पंजाब में मिला कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में, राजस्थान में मिला, लेकिन हरियाणा में भी कुछ मिला, उत्तर प्रदेश में आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश ऐसा नहीं मिला जैसा मिलना चाहिए, या विधानसभा चुनाव में नहीं मिला जो 2022 के चुनाव हुए। लेकिन अगर ये अमेरिकन डील, जो इंडो अमेरिकन ट्रेड डील है, उसके खिलाफ किसानों का कोई आंदोलन होता है और कांग्रेस का नेतृत्व करती है, या जो क्षेत्रीय दल अपने अपने राज्यों में है, जैसे महाराष्ट्र में मान लीजिए शिवसेना उद्धव ठाकरे है, एनसीपी शरद पवार है, कांग्रेस की महाअघाड़ी है, अगर वो नेतृत्व करती है, उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी कांग्रेस मिलकर उसका अगुवाई करते हैं, तो वो उसका एक राजनीतिक मतलब होगा। वो किसान आंदोलन राजनीतिक नहीं होगा, फिर वो राजनीतिक आंदोलन होगा, और वो उसका राजनीतिक लाभ विपक्ष को मिल सकता है अगर विपक्ष उस आंदोलन को सही तरीके से कर पाए। तो ये मैं बार बार इसलिए तो लगाता हूं, एक कैवियट लगाता हूं, कि विपक्ष की कई क्षमताओं को लेकर के हम सब के मन में कई बार संदेह उत्पन्न होता है। आप भी कई बार कांग्रेस को लेकर भी और विपक्षी दलों को लेकर उनके अपने अंतर विरोध जो है, अभी चुनाव आएगा तो सीटों का बंटवारे को लेकर के पार्टियों में, इंडिया गठबंधन में उनके बीच में होगा, ये सब चलेगा। लेकिन इसके बावजूद मैं बार बार कह रहा हूं, ये जो मुद्दे हैं, जो जिनका जिक्र हम कर चुके हैं और जो पिछले दिन लगातार विमर्श में रहे हैं, उनको वो बड़े राजनीतिक हथियार हैं जो विपक्षी दल उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि इंदिरा गांधी के खिलाफ क्षेत्रीय आंदोलन के दौरान उन सारे मुद्दों का इस्तेमाल, उसमें भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा था और राजनीतिक रूप से उन सारे मुद्दों का किया गया था। तो मुद्दे ही तो राजनीति को आगे बढ़ाते हैं। अब भाई जी, वीपी सिंह के टाइम में भी राजीव गांधी की सरकार के खिलाफ वीपी सिंह मुद्दा ही लेके तो आए थे। तो जब अब मुद्दा विहीन विपक्ष कुछ नहीं कर पाता, लेकिन अगर मुद्दे उसके पास है और मुद्दों पर वो सरकार को घेरता है और सरकार जवाब देने में उस तरह से सफल नहीं होती है या जनता को कन्विंस नहीं कर पाती है, तो विपक्ष का पलड़ा भारी हो सकता है। लेकिन फिर मैं बार बार कहता हूं, ये विपक्ष की भी परीक्षा है, सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष की भी परीक्षा है कि वो इन मुद्दों को जनता के बीच कैसे ले जाता है। जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव में संविधान एक बड़ा मुद्दा बन गया, संविधान बचाओ, जिसने एनडीए को 293 पे लाके अटका दिया। लेकिन विपक्ष उसको उस तरह से नहीं उठा पाया कि वो सरकार बना लेता। सरकार बना सकता था, एक मौका था जिस तरह के नतीजे आए, लेकिन विपक्ष को भी शायद कहीं विश्वास नहीं था कि उसकी सरकार भी बन सकती है। वो तो उठा रहा था मुद्दे को, इसलिए मामला बीच में आगे चला। विनोद जी, इसके साथ एक और बात जुड़ी हुई है। ये तो मुद्दा आपने बहुत अच्छी तरह उसकी समीक्षा की कि विपक्ष को क्या क्या करना चाहिए और वो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, इसके ऊपर एक सवालिया निशान है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार एक घटना ये घटित हुई है और हम और आप लगातार इस प्रश्न के ऊपर बोलते ही रहते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोट था, उस कोर वोट का नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर संदेह पैदा हो गया है उसके मन में, और वो काफी उग्र तरीके से अपना अनमनापन, अपना क्षोभ, अपने उसकी जो बेचैनी है उसको व्यक्त कर रहा है। वो सड़कों पर निकल पड़ा है, वो उसे प्रधानमंत्री का अपमान करने में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की खिल्ली उड़ाने में कोई संकोच नहीं है। मतलब ये कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया पे 2 कौड़ी का आदमी है, 2 कौड़ी का आदमी है, और अगर आपको 2 कौड़ी पसंद नहीं है तो 3 कौड़ी का मान लीजिए, 2.5 कौड़ी का मान लीजिए, इस तरह की बातें हो रही हैं। वो काफी नाराज है और ये पहली बार ऐसा घटित होते हुए दिख रहा है। अब प्रश्न ये है कि अभी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हो रहा है, बिहार में भी हो रहा है एक हद तक, दिल्ली में भी हो रहा है, उत्तर भारत में इसका असर ज्यादा है इस चीज का। तो उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी है और कांग्रेस है, वो दोनों गठजोड़ में है। अभी तक तो है ही गठजोड़ में, अभी ऐसी कोई बात नहीं आई गठजोड़ उनका अलग अलग होगा। मुझे लगता है आगे भी रहना चाहिए गठजोड़ उनका। तो ये लोग कैसे इस परिस्थिति का लाभ उठाएंगे, क्योंकि ये तो स्पष्ट रूप से एक इन्विटेशन है, एक निमंत्रण है कि आइए हमारे वोटों को प्राप्त कीजिए और हमारे वोटों को प्राप्त करने के लिए हमारे सामने एक प्रस्ताव रखिए। वो प्रस्ताव संगठन के स्तर पर रखा जाएगा, वो प्रस्ताव टिकट देने के स्तर पर रखा जाएगा, वो प्रस्ताव भविष्य में आपके हितों, राजनीतिक हितों को साधने के स्तर पर रखा जाएगा। मैं तो समझता हूं कि ये प्रस्ताव एक ऐसा कह नहीं रहे हैं वो लोग, लेकिन उनकी जो कार्रवाइयां हैं उनसे यही ध्वनि निकल रही है। जी देखिए अभय जी, बहुत बड़ा सही मुद्दा उठाया आपने। ये 2 घटनाएं ऐसी दृश्य बना है। पहली घटना हुई है यूजी से जो गाइडलाइन आई, जो उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए जो यूजीसी ने गाइडलाइन दी,
और जिसमें ये हुआ कि जो दलित और ओबीसी, एससी/एसटी और ओबीसी वर्ग के छात्रों पर उत्पीड़न के जो मसले की जो अगर कोई घटना पाई जाएगी तो उसके लिए कमेटी बनेगी और कमेटी उसको देखेगी और उसके बाद उस मतलब वो काफी दंडात्मक प्रक्रिया जी, उसमें रखी गई है। जी। उसने एकदम से इनके अंदर उबाल पैदा कर दिया, खासकर उस वर्ग के अंदर जो भाजपा का कोर वोटर है, सवर्ण समाज जिसको जनरल कास्ट जो कहते हैं। सवर्ण तो कब लोग बोलते हैं, लोग उसको सामान्य वर्ग कहते हैं, जो आरक्षण से अलग है, आरक्षण के दायरे से। तो वो बड़ा कोर वोटर है। वो असल में पहले कांग्रेस को अपनी पार्टी मानता था एक जमाने में, अपनी बिलोंगिंग कांग्रेस के साथ थी 1990 तक। 90 के बाद वो धीरे 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 भाजपा की तरफ बढ़ता चला गया और भाजपा उसकी अपनी पार्टी हो गई और उसको सब बर्दाश्त था। उसको मतलब ये था कि भाजपा के कोई नेता ओबीसी वर्ग का है, मोदी जी अपने ओबीसी कहते हैं, ओबीसी वर्ग के हैं, तो मोदी जी भी उसके डार्लिंग हैं। इनको लगता था हमारा ये इससे सुरक्षित है। योगी जी को लेके तमाम आरोप लग जैसे उनकी सरकार लेके लगाते रहते हैं, लेकिन उसमें भी उनको स्वीकार्य है कि योगी जी उनके वर्ग के है, उनके हित सुरक्षित है। और भारतीय जनता पार्टी अपना तमाम पिछड़ावाद और दलितवाद भी हुँ, करती से हुँ, नहीं हुआ, भाजपा के साथ जुड़ा हुआ है। और जहां जहां भाजपा ने गठबंधन किया उन दलों के साथ जो जिनको वर्ग पसंद नहीं करता था, लेकिन उनको के साथ जो किया, मसलन बिहार में नीतीश कुमार और रामविलास पासवान की पार्टी को भी उसने समर्थन किया क्योंकि वो जी, बीजेपी के साथ आ गए। इस तरह से उन्होंने, लेकिन यूजीसी की गाइडलाइन और दूसरी घटना हुई तो शंकराचार्य जी के साथ जो हुआ माघ मेले में, ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य विक्रानंद जो बहुत ही मुखर मंदिर के उद्घाटन नहीं होता और चारों शंकराचार्यों को उन्होंने अपने साथ जोड़ लिया था। इसके बाद हुँ, गौ हत्या को लेकर लगातार वो इस सरकारों का कटघड़ा करते रहे। कुंभ में जब दुर्घटना हुई, लोग मारे गए, उसको भी उन्होंने काफी कुछ बोला। मतलब वो एक अलग सरकार विरोधी लाइन लेके रहे हैं। तो हुँ, उनके साथ जिस तरह का व्यवहार हुआ और जिस तरह बटुकों की चोटियां खींची गई हैं, उनको स्नान नहीं करने दिया गया, और अब तो जी, उनके खिलाफ एक मुकदमा भी दर्ज हो गया है पोस्को जी, एक्ट के तहत। पूरी तरह से सरकार वर्सेस शंकराचार्य के बाद ये नई घटना हो गई। तो जी, इन दो घटनाओं ने जो सवर्ण जो सामान्य वर्ग है उसके अंदर एक बेचैनी पैदा की। हुँ, और अब बीजेपी के राज के हित सुरक्षित नहीं हो, और इसीलिए जो पिछले दिनों जो यूजीसी गाइडलाइंस के जो प्रदर्शन हुए सामान्य वर्ग के, वो चाहे बनारस में हुए हो, चाहे लखनऊ में हुए हो, कानपुर में हुए हो, उत्तर भारत के और शहरों में हुए हो, आपने देखे, सोशल मीडिया पे, टीवी पे खुद दिखाए गए। और हुँ, अभी सोशल मीडिया पे आप देखिए लगातार जिस तरह के मीम्स और जो बयान आ रहे हैं बहुत ही डैमेजिंग है बीजेपी के इतिहास से। तो और पहली बार उनके समर्थक वर्ग नहीं, बहुत सारे तो ऐसे समर्थक हैं जिनको नाम से आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, उनका उल्लेख हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर। हुँ, वो खुल करके विरोध कर रहे हैं, जो एक जमाने में बिल्कुल आरती उतारते थे। बिल्कुल, तो हम तो ये एक चुनौती सत्तारूढ़ गठबंधन के सामने है कि अपने कोर वोटरों को कैसे संभाला जाए। फिलहाल हुँ, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें उसको स्टे करके एक वो दे दिया है बफर समय, सांस हुँ, लेने के समय ब्रीदिंग स्पेस को बोलते हैं, ले दिया है। लेकिन 19 मार्च के बाद फिर वो मसला आएगा, क्योंकि उसका उसकी प्रतिक्रिया भी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तमाम ओबीसी और दलितों के जो नौजवान है, छात्र संगठन, दोनों ही पक्ष कमर कसे खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं। उन्होंने भी प्रदर्शन किए, पटना में किया, बनारस में किया, कैसे खड़े हुए हैं। तो वो रहे हैं कि देखिए हुँ, उनके भी सोशल मीडिया अकाउंट आप चेक कीजिए, कुछ पहुंचा ले रहे हैं। तो ये मामला बड़ा दोहरा फंस गया है। इसमें सरकार के सामने उलझन ये है कि वो किस अब अपने यूजीसी गाइडलाइन से कैसे अपने को पीछे करे। पीछे करती है तो ये पूरा वर्ग जो उसने बनाया था, एक बड़ा एक अम्ब्रेला बनाया था हिंदुत्व का, जिसमें सवर्ण भी है और अवर्ण भी है, सामान्य भी है और आरक्षित वर्ग भी है, अनारक्षित वर्ग भी है। एक हिंदुत्व का जो राष्ट्रीय स्वयं हुँ, ने बनाया था छाता, वो बिखर रहा है, उसकी केलियां बिखर रही है। और दूसरी तरफ उसके सामने ये है कि अपने कोर वोट को कैसे संभाले। हुँ, लेकिन इसमें विपक्ष भी थोड़ा सा फंसा हुआ है। हुँ, विपक्ष इसलिए फंसा हुआ है कि जो ये मुद्दा है, इस पर विपक्ष भी कोई गारंटी नहीं दे सकता है सामान्य वर्ग को कि हम इन गाइडलाइंस को जो है पीछे, क्योंकि राहुल गांधी तो चैंपियन है इसके, जाति जनगणना और इसको लेकर के, ओबीसी और दलित को लेकर के वो
मुखर इस समय है। तो इसीलिए इस मुद्दे पर देखिए कोई बयान और कोई रिएक्शन नहीं दिया। तो इसमें विपक्ष की भी समस्या जो आप कह रहे हैं कि वो लेके जाए, क्या कहते हैं, मसौदा लेके जाए और उनसे बात करे, तो क्या मसौदा लेके जाए? क्या वो कह दें कि हम ठीक बात। यूजीसी गाइडलाइन खत्म कर देंगे? नहीं, मैं वो नहीं मेरा कर ये सकते। कहना कह रहा था नहीं, ये तो विपक्ष नहीं कर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। विपक्ष इस आग में हाथ नहीं सेकेगा, हाथ नहीं डालेगा, वरना विपक्ष भी झुलस लेकिन इसका एक जाएगा। दूसरा पहलू मेरा है कहना ये अभय है कि जी, विपक्ष इसका जो ब्राह्मण इसका ठाकुर, जो ऊँची जात का जो नेतृत्व है, इसमें से काफ़ी शक्तियों को विपक्ष अपनी तरफ खींच सकता है, सांगठनिक पदों में ला सकता है, ये आश्वासन दे सकता है कि आगे जाके हम आपको टिकट देंगे, आप हमारे साथ आइए, ये कर सकता है विपक्ष। नहीं, तो वो तो कोशिश आखिर देखिए, वो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव कर रहे हैं। हुँ, वो कोशिश उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव कर रहे हैं। जिस तरह शंकराचार्य के मुद्दे पर वो मुखर होकर के उनके साथ खड़े हुए हैं, उनकी पूरी पार्टी खड़ी हुई है। और जिस तरह वो भाजपा के जुड़े हुए तमाम उन नेताओं को जो रीच आउट कर रहे हैं, वो यही चीज है। कांग्रेस क्योंकि यूपी में बहुत ताकतवर नहीं है, इसलिए वो इस तरह से इस कोशिश को करेगी भी, तो उसका कोई बहुत ज्यादा फायदा उसको मिलेगा नहीं, क्योंकि उसकी ताकत नहीं। हाँ, हुँ, मध्य प्रदेश में कांग्रेस कर सकती है इसको, राजस्थान में ताकत है, वहां कर सकती है, लेकिन फिलहाल हुँ, उत्तर प्रदेश यादव इस कोशिश कर रहे हैं, नंबर एक। दूसरी बात, हुँ, एक और पहलू है, कुछ छोटे छोटे दल पैदा हो रहे हैं जो खुल करके सामान्य वर्ग की बात कर रहे हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में जो सिटी मजिस्ट्रेट ने इस्तीफा दिया था, हुँ, अलंकार अग्निहोत्री ने, उन्होंने एक नई पार्टी बना अच्छा, दी है, राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा, अच्छा, जिसका तो राम, आप हुँ, समझिए किसका अपसेट है, बीजेपी का। उन्होंने हुँ, राम के नाम से पार्टी बनाई और वो कह रहे हैं, भाजपा पर सीधा निशाना साध रहे हैं अपने भाषणों में कि ये तो हुँ, समाज को विभाजित कर रही है पार्टी, और इसलिए हुँ, हम तो इस तरह के छोटे छोटे दल, जैसे मध्य प्रदेश में भी एक वो सपाक्स करके एक मोर्चा पुराना बना हुआ है सवर्णों का, जो है वो हितों की बात करने की। ऐसे हुँ, जो नॉन स्टेट एक्टर आप कह सकते हैं, या नए नए समूह जो पैदा हो रहे हैं, उनकी बड़ी भूमिका हो जाएगी इस मामले में, इस तरह के मसलों में कि वो क्या करते हैं। वो अगर अब ये जैसे इनका राष्ट्रीय हुँ, अधिकार मोर्चा, यानी उधर हुँ, सरकार ने क्या कहते हैं, बीवी राम जी को नाम उसमें डाल दिया, इन्होंने राजनीतिक दल में राम डाल दिया। अब अग्नि जी जो है वो क्या करते हैं, उनके पीछे कौन सी बैकिंग है, कौन उनको सपोर्ट कर रहा है, ये महत्वपूर्ण बात है। और वो कितना, अगर चुनाव लड़ने की घोषणा कर देते हैं 2022 में कि हर सीट पर लड़ाएंगे अपने सवर्ण उम्मीदवार, ये सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को, तो कितना नुकसान करेगी, ये सब विश्लेषण का और अध्ययन का विषय होगा, हम आपके जैसे एकेडमिक विश्लेषक के लिए और हमारे जैसे राजनीतिक पत्रकार के लिए, कि इस तरह के छोटे समूह हैं, क्योंकि विपक्ष सीधे तो नहीं कर सकता उस काम को। हो सकता है विपक्ष ऐसे समूहों को आगे करे, जैसे भाजपा कई बार कर देती है, या अप्रत्यक्ष रूप से है। तो ये आप मान सकते हैं कि ये विपक्ष की ओवैसी साबित हो सकती है जी, ऐसे जी। मामलों आपने बहुत महत्वपूर्ण ये तथ्यात्मक जानकारी रखी कि अ, इस यूजीसी की नियमावली और शंकराचार्य वाले प्रकरण के गर्भ से जो ऊँची जातियाँ हैं, जनरल कैटेगरी है, उनके बीच में अपनी-अपनी छोटी-छोटी पार्टियाँ बनाने की एक प्रवृत्ति पैदा हुई है। और वो आपने ये वाला बताया, राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा बताया, मप्रा का जो सवर्ण मोर्चा है, उसकी तरफ इशारा किया। निश्चित रूप से इस प्रकार की शक्तियाँ चुनाव में दिक्कत पैदा करती हैं। जो वोटों का कंसोलिडेशन, जो वोटों में ज़बरदस्त एकता दिखाई पड़ती थी ऊँची जनरल कैटेगरी के वोटरों की बीजेपी की तरफ, उसमें काफ़ी कदर-व्योत ये लोग कर सकते हैं। अब इनका कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, ये कैसे अपना इस्तेमाल होने देंगे, या भारतीय जनता पार्टी इनको अपनी तरफ खींच लेगी, तरह-तरह से भाजपा तो बहुत शक्तिशाली है। ये सब चीज़ें भविष्य के गर्भ में छिपी हुई हैं। विनोद जी, बहुत अच्छी चर्चा हम लोगों ने की। और अ, विपक्ष के तर्कश में क्या-क्या तीर हैं, इनका एक-एक करके सब आपने इसकी समीक्षा की। और मुझे लगता है कि नई परख के दर्शकों में ये आपका वीडियो काफ़ी लोकप्रिय होगा। और हम लोग मेरा आपसे निवेदन ये है कि आप समय निकालें और सप्ताह में 1 कार्यक्रम कम से कम नई परख के लिए करें। आप काफ़ी व्यस्त हैं, लेकिन नई परख के लिए 1 कार्यक्रम अवश्य करें। और मेरे दिमाग में जब कोई बात आती है तो मैं आपसे
संपर्क करूँगा। आपके दिमाग में भी कोई बात आए तो आप मुझसे संपर्क कीजिए जी। और नई जो दर्शक हैं उनके साथ हम लोग अपना इस तरह संवाद बनाए रखें। बहुत-बहुत धन्यवाद फिरोज जी। जी। जी, नमस्कार।